नमस्कार दोस्तों, आज अपने बात करने जा रहे हैं फिर इतिहास के अगले चैप्टर जिसका नाम है महाजनपद। आज अपने भारत के सब महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, सबके नाम जानेंगे और जानेंगे कि इनमें सबसे शक्तिशाली कौन था। और सबसे शक्तिशाली होने के साथ साथ उसका पूरा इतिहास पढ़ेंगे कि उसकी स्थापना किसने की और वहाँ पे कौन कौन से राजाओं का शासन रहा और कौन कौन से प्रतापी राजा थे और कौन से याद रखने योग्य हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं पहले महाजनपद से। तो अपने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि महाजनपद होता क्या है ना। तो महाजनपद क्या होता है कि एक शब्द होता है जनपद, एक शब्द होता है जनपद। जनपद का मतलब होता है लोगों की तलहटी, इसका मतलब होता है लोगों की तलहटी। तो लोगों की तलहटी। और जब यह एक बड़े राज्य का रूप ले लेती है तो उसे अपने क्या कह देते हैं, महाजनपद। एक तरह का अपना राज्य बोल सकते हैं। जिस तरह आधुनिक भारत में अब 29 राज्य हैं, वैसे ही पहले पूरे कितने 16 महाजनपद होते थे, जिनके बारे में आज अपने को पढ़ना है। लेकिन उससे पहले अपने स्टार्ट करते हैं कल वाली जो मतलब कि जो अपनी लास्ट वीडियो थी उसके ऊपर किस बच्चों के क्या क्या कमेंट आए हैं। तो अपने पहले उनका नाम लेते हैं अपने कि किसने क्या क्या कमेंट किया, वो देख लेते हैं अपने एक बार। तो पहला कमेंट आया है अनिल बिश्नोई जी का। किसी बच्ची ने किया है कि मेरा नाम ऋषिका है, वेलकम ऋषिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद सर एल्गा क्लास लगा दो, दीप चौधरी। हाँ बेटा ज़रूर लगाएंगे एल्गा क्लास, अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है लेकिन उसके बाद ज़रूर लगाएंगे। उसके बाद मैसेज आया हुआ है ऑफिशियल ट्रू फ्रेश का, जिसने लिखा सुपर टीचिंग सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। कॉल आ गया किसी का, कोई ना, कट करते हैं इसको। तो उसके बाद कमेंट आया है बलकरण सिंह खालसा जी का, जिन्होंने लिखा है कि वेरी नाइस वीडियो सर, थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नाइस सर वीडियो, सुपर टीचिंग। शगुन चौहान, हाँ ये हमारे स्कूल के बच्चे, ठीक है, थैंक यू बेटा। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप, थैंक यू बेटा, थैंक यू श्लोक ना। इसी तरह से कमेंट करते रहना, हौसला बढ़ता रहे ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते रहें, है ना। और इसी के साथ अपने अपना अपना अगला चैप्टर शुरू करते हैं, जिसके अंदर अपने बात करेंगे जनपद महाजनपद, 16 जनपदों की, महाजनपदों की, जिसके अंदर पहला महाजनपद करते हैं अपने। नाम लिख लो, 16 के 16 नाम लिखवाऊंगा, है ना। तो थोड़ा स्पेस रख लेते हैं। महाजनपद तो आप समझ ही गए होंगे कि महाजनपद होता क्या है। उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं महाजनपदों के नाम। तो पहला जो महाजनपद है वो लिखेंगे अपने अवंती। अवंती। और दूसरा जो लिखेंगे अश्मक। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है पंचाल। चौथे नंबर पे हम करेंगे मगध। पांचवें नंबर पे हम करेंगे कुरु। छठे पे हम करेंगे चेदी। सातवें पे हम करेंगे अंग। आठवें पे हम करेंगे कौशल। नौवें पे हम करेंगे काशी। 10वें पे हम करेंगे कंबोज। 11 नंबर पे हम लिखेंगे गंधार। 12 पे हम लिखेंगे इसके अंदर वत्स। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर हम लिखेंगे 13 नंबर पे हम लिखेंगे वज्जी।
फिर लिखेंगे हम 14 पे मल, फिर 15 पे हम लिखेंगे शूरसेन, और 16 नंबर पे हम लिखेंगे इसके अंदर मत्स्य। ये है 16 के 16 महाजनपद। एक बार रिपीट करते हैं अपने इनको। पहले अपने अवंती पढ़ेंगे, फिर अश्मक, फिर पंचाल, फिर मगध, फिर कुरु, फिर चेदी, फिर अंग, फिर कौशल, फिर काशी, फिर कंबोज, फिर गंधार, वत्स, फिर वज्जी, फिर मल, फिर शूरसेन और फिर मत्स्य। अब देखो इसमें क्या है। अब बात आती है कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। वैसे तो 16 के 16 महाजनपद याद रखने हैं आपको, लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो बात करते हैं अपने, जो सबसे ज्यादा व्याख्या जिसकी अपने को इतिहास में देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है सिर्फ और सिर्फ मगध की। जिसके अंदर से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनता है, मगध। देखो वैसे तो मगध और ये वज्जी दोनों टक्कर के थे, ये दोनों इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो मगध के बनते हैं। अंग का भी आपने नाम सुना होगा, अंगराज का एक था, वो अंगराज कर्ण के नाम से जाना जाता था इसको। अंगराज, पंचाल से पंचाली, द्रौपदी, है ना। तो इनको भी याद रखना आवश्यक है, लेकिन जो अपने मेन है वो दो है, वज्जी और मगध। लेकिन इन दो में से अगर किसी एक की बात की जाए तो वो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा मगध। अब मगध क्या था, मगध के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सबसे शक्तिशाली राज्य, सबसे शक्तिशाली महाजनपद पूछ लिया जाए तो वो आएगा अपना मगध। मगध के अलावा आपको किसी भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है या फिर किसी भी ऑप्शन पे टिक नहीं करना है। तो मुझे लग रहा है कि 16 के 16 आपको याद हो गए होंगे या फिर नोट कर लिए होंगे, नहीं किए तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मगध की, कि मगध किसे कहते थे, कौन सी जगह थी ये, और इसका संस्थापक कौन था, और इसका क्या घटनाक्रम रहा। तो अपने कोशिश करेंगे कि सभी राजवंशों को आज ही निपटा दिया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले हम बात करते हैं मगध की। तो मगध में दो बातें याद रखना, कि एक तो इसका जो प्राचीन नाम था वो मगध था, और आज के समय में जो आधुनिक नाम है इसका वो क्या है, आधुनिक दक्षिण बिहार वाला एरिया, ये बिहार। तो पहले जो इसकी कैपिटल थी यानी राजधानी जो पहले थी मगध के समय, वो तो थी पाटलिपुत्र या फिर वैशाली, ठीक है। लेकिन आज के समय में इसकी जो राजधानी है वो है पटना। अब बात आती है कि ये शक्तिशाली क्यों था। अब इसके शक्तिशाली होने के कारण थे कि इसके ऊपर जो राजवंशों ने राज किया, जो शासक हुए, जो राजा हुए, वो सारे एक से बढ़कर एक प्रतापी थे। चाहे वो बिंबिसार हो, चाहे वो क्या नाम है उसके, महाप्रज्ञानंद हो, कालाशोक हो, अशोक हो, है ना, वो सारे के सारे क्या थे, प्रतापी राजा थे, है ना। तो अपने एक एक राजा का वंश याद करके साथ साथ लिखते चलेंगे और उसके बारे में एक कहानी की तरह अपने सब कुछ पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश ये पहला वंश था जिसने मगध पर शासन किया, पहला वंश जिसने मगध पर शासन किया। अच्छा, हर्यक वंश का जो संस्थापक था, या फिर मगध का संस्थापक बोल दो आप, तो एक ही बात हो जाएगी। मगध का जो संस्थापक था वो कौन था, वो था आपके बिंबिसार। बिंबिसार। अब यह बंदा बहुत गजब का था, है ना। वैसे ही इसको पता लगा जब कि मैं साम्राज्य विस्तार करना चाहता हूँ, ये साम्राज्य विस्तार की नीति को मानता था, ये साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था, परंतु इसके पास क्या था कि इतना बल या फिर इतना लड़ने में साहस नहीं था कि ये जीत सके। तो इसने
एक नई नीति अपनाई साम्राज्य विस्तार करने के लिए, शादियां करनी स्टार्ट की। तो जो शादियां करनी स्टार्ट की तो इस बंदे ने लगभग लिखा मिलता है अपने को कि इसने 500 शादियों तक की। तो इसने कितनी शादियां की? लगभग 500 शादियां तक की थी इस बंदे ने, जिसका नाम था बिंबिसार। हम ये बंदा पाकिस्तान, अफगानिस्तान अपने लिए दहेज में ले आया था। तब पाकिस्तान नहीं होता था, लेकिन आज का जो पाकिस्तान है या अफगानिस्तान वाला एरिया है वो ये दहेज में लेके आ गया था। इस बंदे ने 500 शादियां की थी। अब देखो क्या हुआ कि जब इसने 500 शादियां की तो इसका एक बेटा हुआ था जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु। अब जो ये अजातशत्रु था, अब देखो क्या होता है, क्या हुआ। बिंबिसार ने 500 शादियां की, अजातशत्रु था, अब वो भी बड़ा हो गया। अब उसने क्या किया कि शादी करने का सोचा, लेकिन ये उसका पिता उसको शादी करने का मौका ही नहीं दे रहा था। तो उसके बाद उसने क्या किया, अपने पिता को ही मार दिया और उसकी जगह उसकी वो शादियां वाली रीत किसने चलाई? अजातशत्रु ने चलाई, है ना। और सेम हम जानते हैं कि इतिहास को दोहराता है, तो सेम ऐसा ही हुआ। अजातशत्रु का बेटा था उदय। उदय ने अपने ही पिता को मार के राज्य हथिया लिया। फिर उसके बाद देखो बिंबिसार को मारा उसके बेटे ने, और उसको अजातशत्रु को किसने मारा? उदय ने, उसके बेटे ने। यानी कि इतिहास खुद को दोहरा रहा था, लेकिन दोहराने का कोई मतलब है ही नहीं। इतिहास अपने जिस दिन पहले दिन पढ़ा था तो हमने एक क्वेश्चन दिमाग में आया था अपने कि इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है। वो इस चीज के लिए जरूरी है कि देखो इसने क्या किया, अपने पिता को मारा, इसने इसके बेटे ने इसको मार दिया, यानी इतिहास दोहरा दिया। लेकिन इस बंदे ने ये बंदा समझदार हो गया, इसने इतिहास दोहराने वाली बात नहीं की, इसने अपने पिता वाली रीत स्टार्ट नहीं की, इसने ज्यादा शादियां नहीं की। और उसके बाद इसका एक बेटा हुआ जिसका नाम था नागदशक। जिसका नाम था नागदशक। ये थोड़ा कमजोर था। अब जाहिर सी बात है, जो कमजोर होगा वो मारा जाएगा। जब ये कमजोर था, इसको मारा गया, तो उसके बाद एक नया राजवंश आया जिसका नाम था शिशु नागवंश। शिशु नागवंश। और देखो हर्यक वंश का जो लास्ट क्या कहते हैं आखिरी राजा था वो कौन था? नागदशक था। पहला था बिंबिसार। बिंबिसार को उसके बेटे अजातशत्रु ने मार दिया, और अजातशत्रु को उसके बेटे उदय ने मार दिया। और उदय का जो आखिरी दूसरा लास्ट बेटा था वो कौन था? नागदशक। और उदय का बेटा नागदशक ही हर्यक वंश का आखिरी शासक था। अब हर्यक वंश के बाद जो दूसरा था वो कौन सा था? अपने शिशु नागवंश। अब शिशु नागवंश ने जब इसकी स्थापना की तो उसने क्या किया, इसका बेटा था कालाशोक, है ना। कालाशोक भी अच्छा राजा था, मतलब कि स्ट्रॉन्ग था वो भी। बट क्या हुआ कि रास्ते में चलते वक्त उसकी एक महाप्रज्ञानंद नाम के बंदे ने, किसने? महाप्रज्ञा नाम के बंदे ने कालाशोक की चाकू मारकर हत्या कर दी। कालाशोक की हत्या कर दी थी किसने? महाप्रज्ञानंद ने चाकू मार के। महाप्रज्ञानंद ने, जब महाप्रज्ञानंद ने उसकी हत्या कर दी तो उसके बाद शिशु नागवंश का अंत हो गया। और शिशु नागवंश के बाद एक नया वंश आया जिसका नाम था नंद वंश। अब ये नंद वंश था। अब इसने क्या किया, अब नंद वंश था जो इसका जो एक राजा था महाप्रज्ञानंद। महाप्रज्ञानंद ने नंद वंश की स्थापना कर दी। अब स्थापना करने के बाद इसका जो महाप्रज्ञानंद का बेटा था धनानंद। धनानंद का दरबारी था चाणक्य। अब चाणक्य थोड़ा दूरदर्शी व्यक्ति था, समझदार था, काफी विद्याओं का ज्ञान था उसको, जिसने अपना अर्थशास्त्र लिखा, उसकी बात कर रहे हैं अपने, है ना। तो उस बंदे ने जब उसको पता लगा कि सिकंदर भारत की तरफ आक्रमण करने आ रहा है, तो उसने अपने राजा को सतर्क करने की कोशिश की। यानी कि जो ये था, क्या नाम है, गणानंद था ना, नंद वंश में महाप्रज्ञानंद का बेटा गणानंद था, जो उसको उसने आगाह करने की कोशिश की और बोला कि उधर से सिकंदर आने वाला है तो युद्ध के लिए कमर कस ले। अब देखो तुमने एक बात सुनी होगी, विनाश काल विपरीत बुद्धि। सेम यहाँ पे हुआ। जो गणानंद था,
ये गणानंद, ये उस समय मदिरा पान कर रहा था, यानी कि दारू पी रहा था, है ना। जब ये दारू पी रहा था तो उसने चाणक्य ने जब इसको बोला कि उधर से सिकंदर आ रहा है तो तू सिकंदर का सामना करने के लिए तैयार हो जा, अपनी सेना को बोल दे। तो उसने क्या किया, मदिरा पी हुई थी, सिर पे चढ़ी हुई थी, उसने चाणक्य के लात मारी, कह निकल यहाँ से, मुझे ज्ञान मत दे। अब जब किसी को अपने लात मारेंगे तो वो दूर जाके गिरेगा, जाहिर सी बात है। वो दूर जाके गिरा, उसके कपड़े मैले हो गए, लेकिन उसके साथ साथ उसकी चोटी भी खुल गई। पहले पंडित लोग चोटी रखते होते थे, आज भी रखते हैं कई जगह पे। तो उसने क्या किया, अब खड़ा हुआ, कपड़े झाड़ के अपनी चोटी को हाथ सहलाते हुए बोला कि जब तक मैं तेरा विनाश नहीं देख लेता तब तक मैं इसको नहीं बांधूंगा। तो वो था चाणक्य। अब चाणक्य ने क्या किया, चाणक्य को एक बच्चा मिला छोटा सा जिसका नाम था चंद्रगुप्त। उसने चंद्रगुप्त को ऐसे मान लो अडॉप्ट कर लिया, या फिर चंद्रगुप्त अनाथ था ऐसा उसमें लिखा हुआ मिल रहा है किताबों में। उसके माता पिता का इतना वर्णन नहीं मिल रहा है। तो चाणक्य ने क्या किया, उसको अपने आश्रम में रख लिया, वहीं से उसको पढ़ाई लिखाई करवाई, उसकी विद्या प्राप्त करवाई, तीर चलाने सिखाए, मतलब कि जो तलवारबाजी, युद्ध कौशल की नीति, सब कुछ उसको चाणक्य ने सिखाया। अब चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर निकल पड़ा। अब निकल कहाँ पड़ा, उसको सिकंदर को रोकने के लिए, क्योंकि उधर सिकंदर ने सबसे पहले भारत में आने से पहले पंजाब के राजा पोरस से युद्ध किया था। अब पोरस से जब युद्ध किया तो पोरस हार नहीं मान रहा था, उधर से सिकंदर नहीं मान रहा था। अब सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध था, वो काफी टाइम तक चला था। अब जो सिकंदर था, अब ना तो वो हार मान रहा ना पोरस मान रहा। तो एंड में क्या हुआ कि पोरस जब हारने लगा तो सिकंदर को अच्छा लगा ये कि बाकी सारे राजा तो मेरे सामने मेरा नाम सुनते ही घुटने टेक देते हैं, लेकिन पोरस ने हिम्मत नहीं हारी। तो इस बात से खुश होकर उसने पोरस को उसका राज्य वापस दे दिया था, मान सम्मान के साथ कि आज से तो ही यहाँ का राजा है। और वो पंजाब से जैसे ही मगध की ओर जाने लगा, पंजाब से जैसे ही मगध के ओर जाने लगा, बिहार की ओर, तो वहाँ एक नदी आती है, उस नदी के किनारे कौन वेट कर रहा था, चाणक्य अपने उसके साथ, क्या नाम था, चंद्रगुप्त के साथ। अब चंद्रगुप्त को उसने बोला कि जैसे ही कोई सैनिक आए पानी पीने तो उसको मारना, और उसकी जगह उसके कपड़े पहन के, सैनिक की ड्रेस पहन के तो उसकी सेना में चला जाना। चंद्रगुप्त ने ऐसा ही किया, और उधर से वो चाणक्य है उसके पास पहुंच गया, सिकंदर के पास। सिकंदर को जाके बोला, क्या बोला उसने कि ये जो नदी है ना, नदी, इसके ऊपर देवी माता का प्रकोप है, जैसे ही तो इसके पास जाने की कोशिश करेगा, इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा, तेरे सैनिक ऑटोमेटिक मरते जाएंगे। अब सिकंदर फौरन से आया हुआ, वो इन बातों को मानने वाला ही नहीं था। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, जो होगा देखा जाएगा, तू क्यों टेंशन ले रहे। तो चाणक्य ने बोला ठीक है, मेरे को क्या दिक्कत है, तू जाना है तो जा, बाकी तेरी मर्जी है। अब जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो चंद्रगुप्त ने उसमें क्या किया, उनके खाने के अंदर जहर मिला दिया, चाणक्य का इशारा पाते ही। जैसे ही चाणक्य ने इशारा किया, चंद्रगुप्त ने उसने जहर मिलाया, सैनिकों ने खाना खाया, खाना खाते ही वो सारे के सारे मर गए। अब सिकंदर फिर भी बात मानने को तैयार नहीं। अब अगले दिन फिर वही हुआ, उसने फिर उसको चेतावनी दी, क्या यार देख, कल तेरे 1000 सैनिक मरे थे, आज तू उधर जाएगा तो और ज्यादा मरेंगे, तू मत जा। वो नहीं, मैं जाऊंगा। जैसे ही वो गया, आज चाणक्य ने बोल दिया कि डोज बढ़ा देना, कल 1000 मरे थे तो आज 2000 मरने चाहिए। तो उसने ऐसा ही किया, चाणक्य की बात सुनी और उसके अंदर विष ज्यादा डाल दिया, तो आज 2000 लोग मरे। अब जब ये 2000 लोग मरे तो सैनिकों के अंदर क्या हुआ, एक वो हड़कंप मच गया। जब हड़कंप मचा तो सारे सैनिक वापस वहीं से हो लिए कि तुझे मरना है तो मर, हमें कोई मतलब नहीं है, हम वापस जा रहे हैं। अब जब सारे सैनिक चले गए तो वहां सिकंदर अकेला जाके क्या मूंगफलियां बेचता, तो वो सिकंदर भी वहां से वापस चला गया। और इसी के साथ उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। चंद्रगुप्त को ले जाकर उसने इसको गणानंद को मारा, और मारने के बाद वहां पे चंद्रगुप्त का राज्य स्थापित करवाया, राज्याभिषेक किया, और उसके बाद चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो उसके बाद जो नया वंश आता है गणानंद के बाद, वो आता है मौर्य वंश। उसके बाद आता है
मौर्य वंश। अब बात आती है मौर्य वंश की। अब मौर्य वंश के भी प्रतापी शासक हुए थे। एक का नाम था चंद्रगुप्त, जिसने इसकी स्थापना की थी। चंद्रगुप्त के बाद 2 नंबर पे आया था बिंदुसार। अब यहाँ पे बस एक बात में कंफ्यूज मत होना, बिंदुसार और बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक का था, संस्थापक था, और जो बिंदुसार है वो कौन है, मौर्य वंश से रिलेटिव है। अब बिंबिसार के भी 2 बेटे थे, वैसे तो बहुत थे, वैसे तो इसके 101 बेटे थे, लेकिन जो मेन थे वो 2 थे। एक का नाम था अशोक और दूसरे का सुसीम नाम से था, शायद ऐसा कुछ था, है ना। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती इतिहास में, लेकिन अशोक के बारे में बहुत बड़ी जानकारी मिलती है। बहुत कुछ है इसके बारे में सुनने के लिए। शायद मगध का जो सबसे बड़ा राजा, अगर अपने ऑल ओवर देखें मगध में सबसे बड़ा कौन था, तो सबसे बड़ा इस नाम को ही माना जाता है, अशोक को, है ना। इससे बड़ा कोई है ही नहीं था मगध में। तो अपने बात कर रहे थे चंद्रगुप्त का। तो चंद्रगुप्त का जब राज्याभिषेक हो गया, चंद्रगुप्त रहने लगा, तो उसके बाद क्या हुआ, जो सिकंदर वापस गया था तो उसका एक सेनापति था निकेटस। तो उसको जब यह बात पता लगी कि इतना बड़ा राजा और इस तरह से वापस आ गया, उसको बात हजम सी नहीं हुई। उसने पूरी बात की खोजबीन की और वहां से अपनी सेना लेके चंद्रगुप्त पे आक्रमण करने के लिए आ गया। अब चंद्रगुप्त के पास जब वो आया, तो चंद्रगुप्त के पास सेना पहले से थी, मगध का राजा हो गया था, उधर से वो अपनी सेना लेके आया था। अब दोनों के बीच में युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो उसके अंदर क्या हुआ, चंद्रगुप्त भारी था, हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त प्रतापी था। तो चंद्रगुप्त ने निकेटस को मारने के लिए तलवार जैसे निकाली, तो निकेटस ने बोला कि रुक, अपने एक डील कर लेते हैं, मेरी बेटी है हेलना, तो उससे शादी कर ले और अपना घर बसा ले, मेरे को छोड़ दे। तो सेम वही बात है, उसने बात मान ली, उसको अपना ससुर बना लिया और निकेटस की बेटी हेलना से शादी कर ली और उसको अपने घर वापस जाने दिया। अब निकेटस का दिमाग खुरापाती, वो वापस जैसे ही पहुंचा उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया क्या आया, आइडिया आया कि जो ये है क्या नाम है अपने चंद्रगुप्त, मैं इसको मारने गया था और मारने के बजाय अपनी बेटी दे के आ गया उसको, या फिर अपनी बेटी की शादी करके आ गया। अब पता नहीं वो मेरी बेटी के साथ कैसा बिहेव करता होगा। यह बात का पता लगाने के लिए उसने अपने एक इंसान को, मतलब एक बंदे को वहां से राजदूत बना के कहा भेजा, मगध। अब जब भारत में भेजा तो उसका नाम था मेगस्थनीज। क्या नाम था, मेगस्थनीज। अब मेगस्थनीज को उसने भेज दिया। अब भेजने के बाद क्या हुआ, मेगस्थनीज को उसने बोला कि वहां का मेरे को वृतांत बताना कि वहां पे क्या कुछ चल रहा है, वो मेरी बेटी का कैसे ख्याल रख रहा है या उसको टॉर्चर नहीं कर रहा। तो जैसे ये आया, इसने देखा कि चंद्रगुप्त उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है, तो इसने अपने उसको क्या नाम है निकेटस को वापिस एक पत्र लिखा और उसके अंदर लिखा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो तेरा डर है वो निकाल दे, वो चंद्रगुप्त उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, तुम फिक्र मत करो। और उसके बाद इसने इंडिया को घूम के एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका। उस बुक का नाम था इंडिका। मैगस्थनीज ने एक बुक लिखी इंडिका, और इंडिका जब बुक लिखी तो उसके अंदर उसने इसकी क्या नाम है चंद्रगुप्त की चतुरंगी सेना का वर्णन किया। चतुरंगी सेना का वर्णन यानी कि 4 रंग की सेना, जिसके अंदर एक तो पैदल यात्री थे, दूसरे हाथी वाले थे, तीसरे घोड़े वाले थे, और चौथे वो होते हैं जो रथ वाले। एक हाथी वाले, एक घोड़े वाले, एक पैदल और एक रथ वाले। 4 रंग की सेना, चारों रंग ये थे, है ना। वैसे कोई अलग अलग रंग नहीं थे, अलग अलग पोशाक नहीं थी उनकी, है ना, कोई काले गोरे नहीं थे, लेकिन 4 रंग का मीन ये है उसमें, चतुरंगी सेना। चतुरंगी यानी 4 रंग की सेना। तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, उसकी युद्ध नीति की और वो सब इस किताब के अंदर मिलना है, पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ये चंद्रगुप्त के समय में लिखी गई है। तो इसके अंदर सारी जानकारी भी किसकी है, चंद्रगुप्त की है। और वो मगध घूमने आया था, तो मगध देश की और मौर्य वंश की सारी सबसे ज्यादा जानकारी किससे मिलती है, इंडिका से मिलती है। और इसके साथ ही एक बुक और याद रखनी पड़ेगी आपको, हर्षचरित। हर्षचरित
अब हर्षचरित क्या थी? हर्षचरित एक बुक थी जिसको लिखा था बाण भट्ट ने, जिसका नाम था बाण भट्ट। बाण भट्ट ने इस पुस्तक को लिखा था। अब देखो जो हम शिशु नागवंश के बारे में पढ़ा, मर्द के बारे में पढ़ा, वो सब हमें हर्षचरित से देखने को मिले कि हर्षचरित के अकॉर्डिंग ही हर्षचरित के अकॉर्डिंग ही काला अशोक था जो उसको किसने मारा? महाप्रज्ञानंद ने मारा। उसी के अकॉर्डिंग अपने इसको आज पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उस समय की कोई वीडियो नहीं थी हमारे पास कि जिसको देख के अपने सोच सकें कि ऐसा हुआ होगा। हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगा रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं। ये सारा कुछ जो पढ़ रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान पे पढ़ रहे हैं कि ये बात हो सकती है या फिर ये बात हो चुकी होगी, है ना। और अनुमान लगाने का एक सबसे बेस्ट उपाय है कि या तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा अपने को क्या मिले, सबूत मिले हों, या फिर बहुत ज़्यादा उसके बारे में मत हो। तो अपने देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे चंद्रगुप्त का बेटा हुआ बिंदुसार। बिंदुसार के दो बेटे हुए, अशोक और सुशिम। सुशिम थोड़ा कमजोर था और अशोक तो माशाल्लाह था। तो अशोक था जो, अशोक ने क्या किया, पहले बिंबिसार ने अपने सुशिम जो बड़ा बेटा था इसका, उसको बोल दिया कि तू जाके जो कश्मीर वाला एरिया है उसके अंदर थोड़ा अपना राज्य स्थापित कर ले, क्योंकि ये बड़ा था, चूंकि इसको जाना था, ये गया। और वहाँ पे जाके जब इसने अपने राज्य की स्थापना की या फिर स्टार्ट किया राज्य, तो इससे वहाँ की जनता संभली नहीं, और जनता संभली नहीं तो इसके खिलाफ हो गई, कमजोर राजा घोषित कर दिया। अब इसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद क्या लिखा उसके अंदर कि पिताजी मुझे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं, आप कुछ देर के लिए अशोक को भेज दो, हम दोनों भाई मिलके राज्य को संभाल लेंगे। अशोक दिमागी बंदा, वो उसने बोला अपने पिता को कि देखो मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पहले उसको यहाँ पे बुला लो, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा। उसके पिता ने कहा ठीक है, जैसा तू कहे। अब सुशीम को वहां बुला लिया और उसकी जगह किसको भेज दिया? अशोक को। अशोक को जब वहां पे भेजा तो जो भी अशोक के सामने आता, अशोक तो उसकी गर्दन उखाड़ता और कुछ नहीं करता, गर्दन काटी चला गया, गर्दन काटी चला गया। उसको मतलब ही नहीं था किसी चीज से, अपने कह सकते हैं क्रूर था वो, है ना। उसका एक ही कंसेप्ट था, या तो हाथ जोड़ो या तोड़ो। अब जोड़ने वालों में से तो वो था नहीं, वो तोड़ने वालों में से था। देखो इतिहास में राजा वही सक्सेस है जो या तो हाथ जोड़ सकता है या तोड़ सकता है। आज भी राजनीति में वही होता है, जो हाथ जोड़ दो या फिर तोड़ दो। जिसने जोड़ दिया वो कामयाब है, या जिसने तोड़ दिया वो कामयाब है। तो उसके बाद क्या हुआ, अशोक ने उसके बाद अपने पिता को पत्र लिखा कि पिताजी देखो आप आके विश्लेषण कर लो, मैंने राज्य को संभाल लिया है, कोई आवाज नहीं आएगी। आवाज काहेगी आएगी? जो बोल रहा है उसको काट दिया, अब कौन बोलेगा? कौन मौत को वासी कहेगा? कुछ नहीं है। तो उसका पिता भाग गया कि राज्य तो यही कर सकता है, सुशिम में इतना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राज्य कौन कर सकता है? अशोक कर सकता है। अब उसका पिता बिंदुसार जब एक्सपायर हो गया तो उसको पता लगा उसके बाद कि उसके उन दोनों के अलावा 99 भाई और हैं, यानी 99 भाई और हैं उसके। अब बात आई राज्य को बांटने की, तो उन सब ने बोला कि हमें भी राज्य चाहिए। तो उसने बोला कोई बात नहीं, पिताजी की 13वीं है, उस दिन आ जाओ। तो उसने अपने भाई को बोला कि सभी को इन्वाइट कर ले। उस सभी को इन्वाइट किया, भोजन खाया, भोजन करने का 2 मिनट का मौन रखा, बोला कि आंखें बंद करो, पिताजी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखते हैं और उसके बाद अपने राज्य दे देंगे आपको। अब सभी बातों में आ गए, सबने आंखें बंद की, आंखें खोल ली। उससे पहले तो सारे मरे हुए थे। अशोक की तलवार जो चलती थी तो फिर और कुछ नहीं चलता था। अशोक अशोक था। तो उसके बाद जब उसने अपने 99 भाइयों को मार दिया तो उसका भाई खुश हुआ, क्या चलो बढ़िया हुआ, ये तो अच्छा किया, अब अपने दोनों मिलकर राज कर लेंगे। तो वो कहता नहीं, ये गलत कहा तूने, दोनों नहीं, राज तो मैं अकेला ही करूंगा। उसने अपने भाई को भी मार दिया। तो वो था अशोक। अब बात आती है, बीच में एक क्वेश्चन आया था कि अशोक और कलिंग का युद्ध, बैटल ऑफ कलिंगा। तो उसमें क्या था कि अशोक ने किस युद्ध के बाद लड़ाई करनी छोड़ दी? तो वो थी कलिंगा का युद्ध। एक्चुअली हुआ क्या, अब अशोक के पास सारा राज्य, अशोक मगध का पूरा राज्य राजा बन गया। अब अशोक के बाद क्या हुआ कि अब एक दिन वो शिकार पे गया हुआ था और अपने मगध के पास ही एक और राज्य है जिसका नाम है उड़ीसा।
बिहार के पास ही है उड़ीसा, जिसको आज अपने बोलते हैं उड़ीसा ही बोलते हैं आज, लेकिन उस समय में बोला जाता था कलिंग। कलिंग देश बोला जाता था इसको, और आज के समय में इसको बोला जाता है उड़ीसा। उड़ीसा यहाँ की एक राजकुमारी और उधर से अशोक दोनों युद्ध क्या कहते हैं शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। वहां शिकार करने गए थे और खुद शिकार होके आ गए। अशोक मोहित हो गया उस राजकुमारी के ऊपर, और जब उसको पता लगा कि वो राजकुमारी कलिंग की है, तो उसने कलिंग के राजा के पास वो क्या कहते हैं प्रपोजल भेजा। प्रपोजल क्या भेजा कि मैं मगध का राजा अशोक आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। तो उसके पिता ने भी बोल दिया कि हमारे राज्य की लड़कियां दूसरे राज्य में शादी कराने नहीं जाती, अगर आपका मन है, अगर आप सच में शादी करना चाहते हो तो गर्जवाई बन के रह लो। अशोक की ईगो हर्ट हो गई, वो कहता मेरे को गर्जवाई बनने के लिए कह दिया। तो उसने क्या किया, उसके बाद जाहिर सी बात है ईगो हर्ट तो युद्ध होगा। युद्ध हुआ दोनों बीच में। अब कलिंग के पास क्या था, छोटा सा राज्य था, इतनी ज्यादा सेना थी नहीं थी जितनी बड़ी मगध के पास थी। तो उसने क्या किया, जब युद्ध होता तो उनके बच्चे, महिलाएं, पुरुष, सैनिक सब मिलकर युद्ध लड़ते थे। अब अशोक का एक ही सिद्धांत, तलवार चलेगी तो गर्दन कटेगी। तो जल्दी 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 बस काट रहा, मार मार के लाशें फेंक रहा इधर उधर। और एक तलवार उसने ऐसी चलाई कि जिस लड़की के लिए वो युद्ध कर रहा था उसी लड़की की गर्दन उखाड़ के साइड में फेंक दी। बस इसी घटना ने अशोक को तोड़ के रख दिया। उसका हृदय परिवर्तन हो गया, बोला कि जिसके लिए मैं इतना कुछ कर रहा था अब वही कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। तो उसके बाद उसने क्या किया, युद्ध करना छोड़ दिया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया और अपना जो राज्य है मतलब अपना सारा जो जीवन है वो सारा बौद्ध धर्म में लगा दिया, बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उसके बाद उसका एक बेटा हुआ है ना, जिसने राज्य को संभाला, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं संभाल पाया और धीरे धीरे इस राज्य का पतन हो गया। तो मौर्य वंश था, जो मौर्य वंश के 3 नाम आपको जरूर याद रखने हैं, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। अशोक तो याद रखने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा, वो है ही ऐसी चीज थी ना, कि इतना कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी लास्ट में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, भिक्षु बन गया। तो इससे ज्यादा तो कुछ अपने उसके बारे में कह ही नहीं सकते। तो आज के लिए अपने इतना ही करेंगे, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या इसके आगे जो महाजनपद है या फिर इस मौर्य वंश को या सॉरी मगध को अपने पूरा कर लेंगे। कुछ है कि इसके सतबान, सतकर्णी है ना, ये सारी पितृ सत्ता चल रही है, अभी मातृ सत्ता आएगी। यानी पितृ सत्ता यानी पिता के बाद पुत्र की होती है, जो है ना पुरुष प्रधान होता है जिसके अंदर। तो उसके बाद मातृ सत्ता आएगी जिसके अंदर माता की चलती है, जैसे मायुष्मती था बाहुबली वाला, वैसा कोई सीन आएगा। तो अपने उसके बारे में पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने, जैसे जैसे धीरे धीरे जो जो कंसेप्ट अच्छा लग रहे हैं, अच्छा मिल रहा है अपने को, जो तुम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। कोई भी डाउट हो, कोई भी बात हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, शेयर कर क्या कहते हैं अपने मैसेज कर सकते हो मुझे पर्सनली। अगर कोई और डाउट है तो मैं आपका क्लियर कर दूंगा। उसके अलावा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आई होप। और थैंक यू।